हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राइट्स की, अधिकारों की बात करेंगे। तो बेसिकली हम इसका संवैधानिक पक्ष ना देखते हुए हम इसका कॉन्सेप्चुअल जो एक पक्ष है, जो एक अवधारणाएं हैं, कहाँ से ये अधिकार आते हैं, अधिकार क्या है, किन दावों को आप अधिकार कह सकते हैं, कानून के साथ अधिकारों का क्या संबंध है, जिम्मेदारियों के साथ अधिकारों का क्या संबंध है, इन तमाम बातों की हम चर्चा करते हैं। आज की क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अधिकारों की, राइट्स की। इसके पहले हम राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की जो बात है वह कर चुके हैं। आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार, राइट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है इसमें हमें कुछ इन बातों को समझना है। अधिकार क्या है, अधिकार आते कहाँ से हैं, क्या अधिकारों का सोर्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे कानूनी अधिकार और सत्ता, है ना, क्या कानूनी अधिकार है, सत्ता के साथ क्या इनका संबंध है, और भी बहुत सारे इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। अधिकारों के प्रकार क्या हैं, कितने टाइप के अधिकार होते हैं, हमें कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं, अधिकारों की सीमा कहाँ पर है, क्या जब किसी और का अधिकार शुरू हो जाता है वहाँ आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। अधिकारों के प्रकार क्या है, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां कैसे जुड़ी हुई हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हमें देखना है। ठीक है, बात करेंगे राइट्स की। देखो, अगर हम रोजाना की जिंदगी में देखें तो हम बहुत सारे अधिकारों की चर्चा करते हैं कि मेरा ये हक है, ये मेरा अधिकार है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकते, काइंड ऑफ बहुत सारी आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी। तो हमारे ये जो अधिकारों की चर्चा हम अपने जनरल लाइफ में करते हैं, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जब एक व्यक्ति का नागरिक के रूप में किसी सरकार के साथ या राज्य के साथ संबंध होता है, तब सरकार भी कुछ अधिकार दे देती है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट। राइट टू वोट ये आपका कैसा अधिकार हो गया, सरकार ने दिया है। एक नागरिक, अगर आपको नागरिक कहा जा रहा है किसी एक राज्य का, दैट मीन्स आपका राजनीतिक संबंध है उस सरकार या राज्य के साथ। तो ऐसे में हम कहें, चाहे हम वोट देने की बात करें और हम बात करें पार्टी की, है ना, पार्टी करने की नहीं, राजनीतिक पार्टियां बनाने की बात है ना, तो ये सारे आपके अधिकार होते हैं। या फिर इसके अलावा हम देखें कि अधिकारों का जो दायरा है वह बहुत विस्तृत होता जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि राइट टू लाइफ के साथ आप राइट टू डाई भी दो, मरने का भी अधिकार दो, है ना। तो यहां पर क्या है कि अगर हम अधिकारों की बात करें तो आज जो हमारे अधिकार है वो बढ़ गए हैं। पहले किसी को नहीं पता था कि इंटरनेट का अधिकार भी हमारे फंडामेंटल राइट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट आपके रोजगार से जुड़ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वह आपके शिक्षा से जुड़ जाएगा, और शिक्षा, रोजगार, आजीविका ये हमारे लिए बुनियादी अधिकार है जो कोई भी स्टेट मना नहीं कर सकता कि आपको ये नहीं दिए जाएंगे, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि जैसे सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार पहले नहीं था, बाद में आ गया। तो जैसे जैसे ये जो हम नोशन की बात करें, अवधारणाओं की बात करें, ये समय के साथ साथ अधिकारों की परिभाषाएं, अधिकारों की अवधारणाएं, अधिकारों का दायरा विस्तृत होता गया है। स्वच्छ वायु का अधिकार, सुरक्षित पेयजल का अधिकार। अब हम कहते हैं कि सुरक्षित पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर जो है वह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है ना। केवल पीने की व्यवस्था नहीं, पानी पीने की केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारा राइट है। और अगर मान लो अब हम कहें कि स्मोकिंग करना हमारा राइट है, आप क्लेम करो कि जो स्मोकिंग है, आगे हम देखेंगे कुछ इसी तरह के आपके दावों को, सो हम देखेंगे कि अधिकारों की दावेदारी जिस आधार पर आप कर रहे हो वो आधार भी आपका एक वांछनीय, एक ऐसा आधार होना चाहिए जो आपके डेवलपमेंट में सहायक हो। तो यहां पर आप स्मोकिंग को क्लेम नहीं कर सकते एज अ राइट, है ना। तो लेकिन हम एजुकेशन की जब बात करेंगे तब आप एजुकेशन को क्लेम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से, बाकी लोगों से और सरकार से, कि एजुकेशन का जो राइट है वो हमें मिलना चाहिए। तो अधिकार कैसे हो, जो आपके विकास में योगदान दें। अब एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप किसी की, आजकल सेल्फी का जमाना है, आप किसी का फोटो क्लिक करते हो, किसी का आपने प्राइवेट, जो आप देखेंगे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, कि आपने किसी व्यक्ति का, मान लीजिए नहाते हुए आप उसका फोटो या वीडियो बना ले रहे, आप कहेंगे कि चूंकि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, और अभिव्यक्ति के अंतर्गत मैं ये जो पिक्चर है वो इंटरनेट पे डाल दूंगा, ये तो मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन आपकी स्वतंत्रता से
सामने वाला तो अपनी गोपनीयता से वंचित हो गया ना, तो उसे भी तो प्राइवेसी का राइट था, उसे भी तो राइट टू प्राइवेसी है अगर आपके पास राइट टू स्पीच एंड बाकी सबकी फ्रीडम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कब आपको अपने जो अधिकार है वे सीमित मान लिए, सीमित आप मान लें, है ना। तो यहाँ पर ये भी हमारी चर्चा होगी। तो अधिकारों के बारे में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है हम उसकी यहाँ पर जो बात है वह करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हम ना केवल अपने निजी जीवन में बल्कि हम अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी जो अधिकारों की मांग है वह करते हैं, है ना। सामाजिक संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो, इसमें भी हम अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे पूरे देश में कहीं भी आने जाने, घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है वह दी गई है। तो यहाँ पर चाहे हम करियर की बात करें कि मुझे करियर में मुझे टीचिंग करने का राइट है, मुझे अपने मतलब मैं अपने मनपसंद का जो करियर है वह चूज कर सकूं, मुझे राइट है, टीचिंग का राइट है, या फिर आपको पढ़ाई करनी है ना, आपके पास शिक्षा का अधिकार है, या फिर आपको कोई और व्यवसाय चुनना है उसका आपके पास राइट है। तो अधिकार तो बहुत सारे हैं। आज हम ना केवल आज हम वयस्क मनुष्यों के अधिकारों की बात करते हैं, बल्कि हम बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं। हम वो बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, हम उस भ्रूण के अधिकार की बात करते हैं, है ना। हम उस गर्भस्थ भ्रूण के अधिकार की बात करते हैं। और तो और हम पशुओं के लिए भी एनिमल राइट्स की बात करते हैं, पीटा संगठन। तो यहां पर ये सारे अधिकार है। तो यहां पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने जो अधिकार है वह मांगेंगे और हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें कि जो अधिकार है आखिर वह है क्या, है ना, अधिकार क्या है, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। अधिकार क्या है? फर्स्ट तो देखो, अधिकार क्या है बच्चों? एक दावा है। अधिकार दावे हैं जो एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, सोसाइटी या सरकार से करता है। तो अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहले इस लाइन को समझो। तो यहां पर हम देखेंगे कि अधिकार दावे हैं, और ये दावे कैसे हो? औचित्य सिद्ध हो। औचित्य सिद्ध जो दावे हैं, मतलब जिन दावों को औचित्य सिद्ध जो दावे हैं उन्हें ही अधिकार जो है वह कह सकते हैं, ठीक है। एक मतलब जस्टिफाई क्लेम होना चाहिए, अनजस्टिफाई नहीं, जस्टिफाई क्लेम, यही आपके अधिकार कहलाते हैं। कहा जाता है कि एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अधिकार मिलने चाहिए। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अधिकार मिलने चाहिए। अधिकारों का कॉन्सेप्ट ये कहता है। इसके अलावा देखो कि अब ऐसा दावा ना हो जिसे समाज स्वीकार ना करे, ऐसा दावा ना हो जिसे समाज स्वीकार ना करे, मतलब आपने जो एक जस्टिफाई क्लेम किया है सोसाइटी भी उसको रिकॉग्नाइज करती हो, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अधिकार मिलना चाहिए, ये अधिकारों का कॉन्सेप्ट है। और इसमें हम देखेंगे कि ये दावे समाज के द्वारा, है ना, समाज के द्वारा जो हमारी सोसाइटी है वह उसको मानती हो, तो समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करता हो। ये दावे समाज द्वारा वैध रूप से स्वीकार किए जाएं। तो यहां पर तीन बातें हमने कर ली, ठीक है। अब एक एग्जांपल सुनो। अच्छा ये बताओ, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं में एक इच्छा ये भी हो सकती है कि मैं जब स्कूल जाऊं तो मैं वापस ही ना आऊं। मैं अगर स्कूल जाऊं तो मेरी स्वतंत्रता है कि मैं दूसरे या तीसरे दिन आऊं। या फिर एक एग्जाम्पल ये है कि स्कूल में मैं अपने मनपसंद के कपड़े पहन के जाऊं, यूनिफॉर्म नहीं पहनना। अभी हिजाब का मुद्दा उठ गया था, वो धर्म से जुड़ गया था हालांकि, है ना। तो स्कूल में मनपसंद जो कपड़े हैं वह पहनकर जाना, इसका मतलब क्या है? अब एक प्रश्न उठता है कि क्या जो मेरी इच्छा है, अब एक प्रश्न क्या उठता है, क्या इच्छा ही अधिकार है? तो इच्छा तो बहुत सी चीजों की हो सकती है, लेकिन वो इच्छा आपकी अधिकार नहीं है। तो क्या
इच्छा जो है वह अधिकार है, मतलब जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस माने, जिस चीज को आप वांछनीय समझे, क्या वो आपको अधिकार दे देना चाहिए? तो क्या इच्छा ही अधिकार है? एक प्रश्न आता है। और क्या जिसे वांछनीय समझें, जिसे वांछनीय समझें वो अधिकार है? आपको क्या लगता है? आपको जो कुछ भी लगता है कि मेरी ये इच्छा है, मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए, क्या सोसाइटी उस चीज को आपको दे देगी? देखो आगे हम देखेंगे, आप इथिक्स में भी इस बात को पढ़ते हैं। क्या आपकी इच्छा जो है, ये देखो, ये सरकार का पक्ष हो गया, ये आपकी सोसाइटी का पक्ष हो गया। समाज हो सकता है कुछ मान्यताओं को मानता हो और ये मान्यताएं ऐसी हो जिसे सरकार या कानून ना माने, जिसे सरकार या कानून जो है वह ना माने। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ ऐसा हो सकता है जिसे दोनों के ही द्वारा गलत माना जा रहा हो, ये वाला पार्ट हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे समाज ने अपनी मान्यताओं और समाज ने जो जिन चीजों को माना और सरकार या कानून जिन चीजों को गलत मानती है, ऐसे कुछ अपराध हो गए जैसे कि मर्डर, किसी की हत्या कर देना, जैसे कि चोरी करना, और भी कई तरह के अपराध जिसे दोनों जो है वह गलत मानते हैं। आगे हम देखेंगे कि कभी अगर समाज ये माने कि दहेज लेना सही है, समाज ये मानता है कि जो दहेज लेना है वह सही है, लेकिन ये कानूनी रूप से गलत है। दहेज लेना कानूनी रूप से गलत है कि नहीं है? बिल्कुल है। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आया। दहेज कानूनी रूप से क्या है? गलत है। इसके अलावा सरकार के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी को अगर लीगल माना गया, लेकिन इसे सोसाइटी जो है वह गलत मानती है, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट दहेज की बात है दोनों तरफ, ठीक है, और सेकंड यहां पर होमोसेक्सुअलिटी की बात हो गई। 377 जो अपराध हुआ करता था धारा, वो हटा दी सरकार ने। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली हो सकती है कि जिसे सोसाइटी सही मान रही, लेकिन सरकार की नजरों में वो चीजें गलत है या प्रोहिबिटेड है या अपराध है, और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जिसके समाज और सरकार दोनों ही अपराध समझे। अब यहां पर बस वही बात हो रही है। देखो, अब अधिकारों का कॉन्सेप्ट ये कहता है ये व्यक्ति है और ये समाज है, ये व्यक्ति है और ये समाज है, या अन्य व्यक्तियों के अधिकार हो गए, अन्य व्यक्तियों के अधिकार। तो अधिकारों का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है, कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी ज्यादा बड़ी हो जाए कि वह दूसरे के दायरे में प्रवेश करे, तब उस पर रोक लग जानी चाहिए। ये बेसिकली उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। तो यहां पर हम अधिकारों की बात करते हैं, इसलिए बच्चों जो आपकी इच्छा है, इसलिए जो आपकी इच्छा है वो अधिकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपकी इच्छा है वह अधिकार हो ऐसा जरूरी नहीं। समझ में आई ये बात? ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर हम देख रहे थे एक एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहें कि स्कूल में मैं मनपसंद कपड़े पहनूंगा तो ये गलत होगा, है ना, यानी जिसे आप वांछनीय समझे या फिर जो आपकी इच्छा हो वो आपके अधिकार बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक बात को समझना है कि इच्छा और अधिकार के बीच में फर्क होता है। जो आपकी इच्छा है वो आपका अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है कि अब जो अधिकार है वह और क्या हो सकते हैं। हम किन चीजों का अधिकार कहें? तो आपकी गरिमा और आपके सम्मान के लिए, आपकी डिग्निटी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, उसके लिए जो भी बुनियादी अधिकार आपको लग रहे हैं वो आपके अधिकार होने चाहिए। तो यहां पर नेक्स्ट क्या हो गया? गरिमा व आत्मसम्मान। गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जो जरूरी है, गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जो जरूरी है, या फिर हम ये कहें कि जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है जीने के लिए। जीवन जीने वर्ड भी लिख लो। तो जीवन जीने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वही आपके अधिकारों का कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो अधिकार आपको मिलेंगे, है ना। आगे देखो, जैसे कि जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण, इसमें हम राइट टू लाइवलीहुड की बात करते हैं, आजीविका की बात करते हैं। आजीविका का अधिकार, हर व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने इसका अधिकार है। सरकार भी इस अधिकार को मानती है ना। सरकार भी क्या करती है, इस अधिकार को मानती है। तो यहां पर अधिकारों का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वे बुनियादी अधिकार, जो प्रतिभा व व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी हो, जो प्रतिभा व व्यक्तित्व विकास हेतु जरूरी हो, है ना, वो आपके अधिकार होंगे। अधिकारों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो आपकी इच्छा है वो आपका अधिकार नहीं है ना। जो आपकी इच्छा है, क्योंकि इच्छा और अधिकारों में डेफिनेटली फर्क हो सकता है। आप हो सकता है कि इच्छा के नाम पर आप ऐसी चीज मांग रहे हैं जो शायद स्वतंत्रता के रूप में आपको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर एक दायरा भी बीच में होता है। तो यहाँ पर अब अधिकारों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहता है आपके औचित्यपूर्ण दावे, समाज उसको स्वीकृति दे, कानून भी उसको माने, उसे हम अधिकार कह सकते हैं। ठीक है। आजीविका का अधिकार, ये हमारा एक अधिकार है, क्योंकि जीवन जीने के लिए, गरिमा व आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही बुनियादी अधिकार व प्रतिभा का विकास करने के लिए आपको जरूरी होते हैं। तो इन सभी को हम अधिकारों के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कहें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, है ना। स्वतंत्र, जैसे कि हम यहां पर कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, ये जरूरी है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अधिकार आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार से अपने अधिकार मांगने के लिए आपकी अगर अभिव्यक्ति, आपके अगर स्पीच जो है इसको प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा, इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो आप अपने अधिकारों की मांग कैसे करेंगे। तो यहां पर बहुत जरूरी होता है कि सरकार और समाज, है ना, इनके बीच में जो एक राजनीतिक भागीदारी होती है, सोसाइटी की, लोगों की जो एक राजनीतिक भागीदारी और अपने इस तरह के जो बुनियादी अधिकार है उसको मांगने के लिए जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है अधिकार में, अधिकार में एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता देती हूं। तो अधिकारों का दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, चलिए यहीं पर लिख देती हूं, आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। अधिकारों का दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि अधिकारों की दावेदारी का एक आधार तो होगा, ये हो गया, और अधिकारों की दावेदारी का जो दूसरा आधार है वो ये कहता है अधिकारों की दावेदारी का आधार। ठीक है। ये कहता है कि जो हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हो, आप उन अधिकारों को मांग सकते हैं जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे विकास के लिए जरूरी है, हमारी बेहतरी के लिए जरूरी है। ठीक है। वो अधिकार आप मांग सकते हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। पर अगर आप ये कहो कि मुझे स्मोकिंग करने का राइट है, आप अगर ये कहो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तो स्मोकिंग करने का राइट है, सो स्मोकिंग कैन नॉट बी क्लेम एज आवर राइट। स्मोकिंग को क्लेम्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो स्मोकिंग है वह ना केवल आपको, समाज को और सबको प्रभावित करेगी और इसके एडवर्सली अफेक्ट होंगे, नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो यहां पर आप स्मोकिंग को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके बेहतरी, आपके विकास के लिए आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है।
क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर आप अपने अधिकारों में, अधिकारों की अवधारणा में उन चीजों को मांग सकते हैं जो आपकी बेहतरी के लिए जरूरी है, आपके आत्मसम्मान, आपकी गरिमा के लिए जरूरी है, लेकिन आप स्मोकिंग या इस तरह के जो राइट्स है वो नहीं मांग सकते। ठीक है, तो यहां पर चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका आचरण हो, और चाहे सामाजिक रूप से इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। सो स्मोकिंग कैन नॉट बी क्लेम एज अ राइट। ठीक है, आया समझ में? अब अच्छा एक और देख लो बच्चों, यहां पर हमने देखा ये आपका हो गया अधिकारों का कॉन्सेप्ट, जो अधिकार आखिर है क्या। तो हमने यहां पर देखा कि सम्मान और गरिमा से जीने के लिए, आत्मसम्मान से जीने के लिए आजीविका जरूरी है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति आपको बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर अगर आप ये सोचें कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वजह से आप किसी अपने पड़ोसी के लिए, है ना, एक व्यक्ति कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र अपने अगर अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र महसूस कर रहा है, वो इसका गलत फायदा उठा रहा है, वो समाज को या अपने आसपास की सोसाइटी को भड़का देता है और पड़ोसी की हत्या करवा देता है। तब ऐसे में आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था, है ना? वो हम आगे पढ़ेंगे कि अधिकार जो है वो कैसे बाकी चीजों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया कि अधिकार जो है वह आखिर है क्या। एक क्वेश्चन पूछूं, देखो ये मेंस का क्वेश्चन, अधिकार क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकता है? आंसर लिख लोगे इसका? तो अधिकार क्या है? अधिकार औचित्यपूर्ण दावे हैं, ये नहीं कि कुछ भी मांगने लगो औचित्यपूर्ण दावे हैं। अधिकार क्या है? औचित्यपूर्ण दावे हैं जिसकी स्वीकृति समाज देता हो, जिसकी स्वीकृति समाज दे, जिसकी स्वीकृति समाज दे, और सरकार या कानून इसे मान्यता दे, सरकार या कानून मान्यता दे। तो औचित्यपूर्ण दावे एक व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों से हो सकते हैं, समाज से हो सकते हैं, सरकार से हो सकते हैं, और ऐसे दावे ही क्या कहलाएंगे? अधिकार कहे जाते हैं। ऐसे दावे ही अधिकार कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो यहां पर अधिकारों की पर आप देखते हैं कई तरह के अधिकार, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कानूनी रूप से अधिकार होते हैं लेकिन समाज उसको नहीं मानता। इसमें एक कॉन्सेप्ट अगर हम देखें जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, है ना, तो यहाँ पर कानूनी रूप से जो है वह सही है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ठीक है, अगर लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे हैं वह अपने पिता की संपत्ति में अधिकार रखते हैं, है ना, लेकिन यहां पर सरकार क्या उस समाज क्या उस चीज को मान्यता दे रही है? अब सरकार ने यह कह दिया, चाहे हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करें या फिर सरकार ने डाउरी पर प्रतिबंध लगाया गया लेकिन समाज फिर भी लेता है। कुछ ऐसे बीच में हम देखेंगे कि चीजें हो सकती है जो एक माने पर दूसरा ना माने। तो यहां पर अधिकारों का दायरा काफी बड़ा है, समय के साथ साथ ये दायरा और भी विस्तृत हो रहा है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि व्यक्तियों के विकास के लिए अधिकार क्यों चाहिए? व्यक्तित्व के विकास के लिए चाहिए, सरकार में भागीदारी के लिए चाहिए, सरकार के क्यों चाहिए? सरकार के निर्णयों में भागीदारी के लिए आपको अधिकार चाहिए, आपको गरिमा व आत्मसम्मान से जीने के लिए अधिकार चाहिए, आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, गरिमा व आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आपको अधिकार चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जिसकी वजह से आपको अधिकार चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं कि आधार क्या हो सकता है। तो आधार हमें व्यक्ति के रूप में, हमने व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है तो हम यहाँ कहते हैं कि एक, चूंकि मानवाधिकार किसके होते हैं? एक मानव के अधिकार। जिसने मानव के रूप में जन्म लिया है तो उसे कोई शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं है, मानव के लिए जो अधिकार होने चाहिए वो उस व्यक्ति को मिलेंगे। तो व्यक्ति के रूप में आपके अधिकार हैं, है ना, व्यक्ति के रूप में आपके अधिकार है। और आधार और क्या हो सकते हैं? आधार यहाँ पे हम अपने व्यक्तित्व का विकास, ये भी कुछ आधार यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, कि आपकी प्रगति हो सके, आप उन अधिकारों को मांग सकते हैं जैसे कि शिक्षा का अधिकार, बट स्मोकिंग कैन नॉट बी एज अ राइट, है ना, उसको एज अ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। अब एक पीटी का क्वेश्चन हो जाए इसी टॉपिक से, अधिकार क्या है जिसे समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करे?
मैं जिसे चाहता हूं और स्वयं को जिसका हकदार समझता हूं वह मेरा अधिकार होता है। अधिकारों का आधार है कि हमारे बेहतरी के लिए हो, है ना, हमरे बेहतरी नहीं, हमारे बेहतरी के लिए हो और अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए हो। तो यहाँ पे अधिकार क्या है? आपको सही विकल्प चुनना है, केवल एक सही है, दो सही है, तीनों सही है या कोई भी सही नहीं है। ये बात तो आप सीख गए कि समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करे उन्हें ही हम अधिकार कहते हैं। पर जिसे मैं चाहूं वो मेरा अधिकार हो जाए, जिसे मैं खुद को हकदार समझता हूं वो मेरा अधिकार हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर इच्छा में और अधिकार में फर्क होता है, आपकी इच्छा में और आपके अधिकार में क्या होता है? फर्क होता है ना, फर्क होता है ना। और अगर फर्क होता है तो ये अधिकार कैसे हुआ? तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, आप जिसके हकदार खुद को समझते हैं वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इच्छा अधिकार फर्क। सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट आपसे कहता है अधिकारों का आधार है कि हमारे बेहतरी और प्रतिभा के विकास करने के लिए हो। डेफिनेटली तो यहाँ पर आपको दो जो स्टेटमेंट है वह सही दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ? कोई दो सही हैं, ठीक है। यूपीएससी आजकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगा है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा क्या सही है क्या गलत, आप बस ये बता दो कि इसमें कोई एक सही है कोई दो सही है। एलिमिनेशन मेथड का ही एलिमिनेशन हो गया। आया समझ में? तो हमने समझा अधिकार क्या है। अब हम चलते हैं अधिकार आते कहां से हैं, है ना। अब हम बात करेंगे जो अधिकार है वह आते कहां से हैं। अधिकार आते कहां से हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखो, अगर हम 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी में ये कहा जाता था, ये माना जाता था, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहां पर क्या माना जाता था कि ये जो आपके राइट्स है ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, ये नेचुरल राइट्स है, ये प्रकृति में हमें दिए हैं और इससे भी आगे ईश्वर ने हमें दिए हैं। और अगर जो जीवन, जो स्वतंत्रता, जो सारे अधिकार आपको ईश्वर ने दिए हैं वो आपसे कौन छीन सकता है। तो यहां पर 17th-18th सेंचुरी में ये माना जा रहा था कि ये जो अधिकार है वह आपके नेचुरल राइट्स हैं, गॉड गिफ्ट है एक तरीके से, है ना। नेचुरल राइट्स है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है या प्रकृति ने हमें दिए हैं। अब ईश्वर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, अब कोई भी शासक जो है इसको छीन नहीं सकता। अगर ये नेचुरल राइट है ना, अगर ये नेचुरल राइट है तो इसके लिए कोई भी शासक या सत्ता, कोई भी शासक, राजा या सत्ता या सरकार इसे नहीं छीन सकती, इसे नहीं छीन सकती। छीन वही सकता है जिसने दिया हो, ईश्वर कभी वापस नहीं लेगा, है ना। और यहां पर नेचुरल राइट को बेसिकली हम देखेंगे कि 3 अधिकार यहां पर, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये 3 जो अधिकार है इनको नेचुरल राइट माना गया था और बाकी जो अधिकार है उनका दायरा कहीं ना कहीं इन्हीं अधिकारों से निकला, है ना। अन्य जो अधिकार है, अन्य अधिकार इन्हीं में से निकल के आए कि जीवन के लिए आजीविका जरूरी है तो फिर आजीविका का अधिकार जुड़ गया। तो अन्य अधिकार इन्हीं से आए। आया समझ में? तो यहां पर लेकिन 17-18 सेंचुरी की ये बात है, ये 17 और 18वीं शताब्दी की बात है। आज इस चीज को मानोगे कि ईश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपका ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है।
आज हम नेचुरल राइट की बात कम और हम मानवाधिकारों की जो बात है वे ज्यादा करते हैं, ह्यूमन राइट्स। और यहां पर कहा जाता है कि चूंकि एक मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है और इसलिए उसके कुछ मानवाधिकार है और उसे इन अधिकारों को पाने के लिए किसी भी शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो पहले का जो तर्क था अब अनएक्सेप्टेबल हो गया। अब हम इस चीज को नहीं मान सकते कि ये नेचुरल राइट है, ये अनएक्सेप्टेबल हो गया। अब हम आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश है और भी जो देश है वो सब क्या मान रहे हैं कि एज अ ह्यूमन राइट इसको कंसीडर किया जाए, है ना। तो प्राकृतिक से ज्यादा अब हम मानवाधिकारों की चर्चा करते हैं और मानवाधिकार बेसिकली एक गारंटी की तरह देखे जाते हैं कि समाज में व्यक्तियों को ये जो अधिकार है वह दिए जाएंगे, है ना। समाज में व्यक्तियों को जो ये अधिकार है वह दिए जाएंगे। तो मानवाधिकारों को यहां पर गारंटी के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखो मानवाधिकारों में एक कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं, यूएन घोषणा पत्र। यूएन का जो घोषणा पत्र है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, इसमें यह कहा गया कि चूंकि गरिमा, आत्मसम्मान, शांति, इन सब से जीने के लिए आपको कुछ अधिकारों की जरूरत है और इसलिए आप सभी को जो अधिकार है वह मिलने चाहिए। तो गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जो भी आप आवश्यक समझे, गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जो भी आवश्यक हो वो आपके अधिकार हो जाए। यूएन का घोषणा पत्र यही कहता है, ठीक है। क्या कहता है कि जो अधिकार आपके आत्मसम्मान के लिए और गरिमा के लिए जरूरी है वो आपको मिल जाए। मैं एक स्टेटमेंट इसमें आपको पढ़ के बता देती हूं, 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है ना, देख लो जरा। 10 दिसंबर 1948 को यूएन की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से कोई भी चीज मिल रही है। सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल है ना, यही मतलब हो गया इसका। सोशल जस्टिस में आपने यूनिवर्सल वर्ड को भी देखा था। यहां पर हम देखते हैं कि इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ जो कहता है कि मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वह देश, क्षेत्र या राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए विशेष तौर पर जो विद्यालय है, जो बाकी शैक्षिक संस्थान है, उन सभी में इसको जरूर से पढ़ाया जाता है। और यहां कहा जाता है कि चूंकि मानव परिवार के है ना, किसी एक का परिवार नहीं, सभी ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा और उसके समान और अधिकारों की प्रतिष्ठा में स्वतंत्रता, न्याय, शांति, ये सारी आधारशिलाएं हैं। तो ये सारी चीजें उसको मिलना चाहिए, है ना। मानव अधिकारों का जो उपहास करेगा या अवमानना करेगा, ये एक तरह से मानवीय चेतना के लिए भयभीत चीजें हैं और इसलिए आपको अधिकार जो है वह मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये यूएन का घोषणा पत्र है जो कि गरिमा व आत्मसम्मान से जीने के लिए जो भी अधिकार आपको चाहिए उसकी बातें करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया ह्यूमन राइट्स, नोशन ऑफ ह्यूमन राइट। आगे देखो, अगर यहां पर यूएन का घोषणा पत्र आगे सार्वभौमिक मानवाधिकार की बात करता है, इससे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट आता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि ऐसे कानूनों को चुनौती दी जाए, ऐसे कानूनों को चुनौती दी जाए जो समान अवसर और अधिकारों से पृथक हो, जो समान अवसर व अधिकारों से विपरीत हो, है ना। अगर कोई ऐसा कानून बना जिससे समान अवसर और अधिकार नहीं मिल रहे, जो समान अवसर व अधिकारों से पृथक करे, ठीक है, ऐसे कानूनों को क्या किया जाए, चुनौती दी जाए। जैसे कि हम दास प्रथा की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दास प्रथा। तो दास प्रथा का उन्मूलन कानूनी रूप से किया गया, है ना। पूरे विश्व में इस तरह की व्यवस्था थी। अफ्रीका में आप देखेंगे नील बागान और बाकी जो बागान थे इस तरह के, वहां से भारतीयों को ले जाके वहां पे काम कराया जाता था, दास बना के दासों को खरीदा बेचा जाता था। तो पूरे विश्व में ये कहा गया कि सार्वभौमिक मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है या सार्वभौमिक जो मानवाधिकार है, ठीक है, ये क्या कहता है, तो यहां पर ये कहता है, ये चैलेंज करता है ऐसे लॉ को जो कि डिनाई करे या फिर जो कि सेग्रीगेट करे समान अवसर और अधिकारों से। अगर कोई ऐसा कानून
कानून बन गया जो कि आपको इक्वल राइट से अलग कर रहा है, उसको आप चैलेंज करो सार्वभौमिक मानवाधिकार के आधार पर। यह कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम यहां पर दास प्रथा की बात करते हैं, तो दास प्रथा उन्मूलन ठीक है हो गया, लेकिन केवल इसके बाद आप देखो कि अधिकारों की जो लिस्ट है अब वह लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, राइट्स की जो लिस्ट है, जो सूची है, ये क्या कर रही है, ये लगातार अब बढ़ती जा रही है। पहले जो अधिकार नहीं थे अब वो अधिकार के रूप में सामने आ रहे हैं। तो पहले कम अधिकार थे पर अब जो है वह ज्यादा अधिकार हो चुके हैं। ठीक है, देखो यहां पर हम एक विद्वान की अवधारणा को देखते हैं, कांट थ्योरी। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन, अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। कथन और कारण का है। अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त होते हैं। यह विचार राज्य और सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या हमने अधिकार प्रकृति या ईश्वर देता है, यह नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट ही तो था, नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट था। लेकिन हम देखते हैं कि समय के साथ साथ जो नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट था ये अनएक्सेप्टेबल हो गया था, है ना, ये मान्य नहीं था। और इसके बाद हमने फिर जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, मानवाधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, हमने उसको अपनाया। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट हम मान सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस कथन में अधिकार के बारे में कहा गया कि प्रकृति और ईश्वर ने दिया, और इसी आधार पर इसको चैलेंज किया जा सकता है कि अगर कोई शासक या राजा इस तरह के नियम बना दे जिससे व्यक्तियों की वो प्राकृतिक अधिकार छिन जाए, तो यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इस कथन का प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कथन है वह सही व्याख्या भी कर रहा है, जुड़ा हुआ है ना, कथन कारण दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर प्राकृतिक अधिकार हो गए, प्राकृतिक अधिकार मतलब जो हमें जन्म से मिले हैं और ये कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और अगर राज्य सरकारें कोई ऐसी स्वेच्छाचारी मनमाने तरीके से अगर कोई नियम बना रहे हैं तो उसका इंप्लीमेंट ना हो पाए, उसका विरोध हम इस आधार पर कर सकते हैं कि ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं। क्लियर। अब हम यहां पर हम कांट थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, इमैनुअल कांट, कांट की अधिकारों की अवधारणा, कांट की अधिकारों की अवधारणा, ये क्या कहते हैं, इस अवधारणा के अंतर्गत ये कहा जाता है, दो तीन बातें हैं। ठीक है, पहले समझ लो थोड़ी सी, कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले हम समझते हैं फिर मैं लिखवाती हूं। कांट ये कहते हैं कि हर चीज की या तो कीमत होती है या तो उसकी गरिमा होती है। ठीक है, हर चीज की, एवरीथिंग इज आइदर अ प्राइस और अ डिग्निटी। प्राइस को आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, प्राइस आप फिर भी उसकी जगह किसी और चीज को पुट कर दो, किसी और चीज को रख दो, लेकिन आप डिग्निटी या गरिमा की जगह आप किसी भी चीज को प्लेस नहीं कर सकते। तो यहां पर कांट कहते हैं, आगे इसके आगे कांट कहते हैं और कि मानव की गरिमा होती है। अब अगर मानव की गरिमा है तो आप उसको किस चीज से प्लेस करोगे। यहाँ पर कांट की अवधारणा का जो सिद्धांत है वहां पे ये कहता है कि चूंकि बाकी सभी प्राणियों से अलग मनुष्य की अपनी गरिमा होती है, और गरिमा जो है बहुमूल्य होती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते आप। ऐसा नहीं कि कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं लगा सकते, वह बहुमूल्य है, और अगर वह बहुमूल्य है तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस विचार में ये कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, भले कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अनैतिक हो, बहुत ज्यादा गलत हो, लेकिन फिर भी अगर मनुष्य होने, जैसे कभी कभी आपके अंदर एक डिलेमा आ जाता होगा कि मान लीजिए किसी चोर को अगर लोग मारे और इस हद तक मारे कि आपको देख के दया आ जाए कि अरे छोड़ दो, इंसान ही तो है, तो आपकी ये भावना क्या कहती है, आपको नहीं पता है कि ये कांट की थ्योरी, कांट ने भी इस चीज को कहा है कि चूंकि कोई व्यक्ति न्यूनतम सही पर वो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति न्यूनतम सही पर वो व्यक्ति, न्यूनतम किस बारे में कहा जा रहा है कि उसके अंदर नैतिकता नहीं है, वह सच नहीं बोलता। ठीक है, मान लीजिए कोई चोर है, तो यहां पर कांट ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति न्यूनतम सही, चाहे वह अशिक्षित हो, पावरलेस हो, पर वह व्यक्ति है, लेकिन उसकी अपनी गरिमा, कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब है तो क्या इज्जत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है,
कि गरीब है लेकिन फिर भी उसकी इज्जत है, उसकी गरिमा है, और उस गरिमा को किसी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसकी कीमत नहीं होती, वो बहुमूल्य है ना। तो यहां पर कांट भी यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वह किसी भी तरीके से अगर न्यून भी है तब भी उसका सम्मान किया जाना चाहिए, तब भी उसको उतने अधिकार होने चाहिए कि वह अपनी गरिमा को बचा सके। दूसरा जो पॉइंट कांट बताते हैं वह ये कहते हैं, पहला तो इसमें क्या हो गया, संसार में प्रत्येक चीज की कीमत होती है या गरिमा, या तो कीमत या गरिमा। कीमत को फिर भी, कीमत की जगह हम कुछ और सोच सकते हैं, पर हम गरिमा जो है वह बहुमूल्य है, हम गरिमा की जगह कुछ और नहीं सोच सकते। और यहाँ पर आगे ये कहते हैं कि चूंकि मनुष्य जो है उसकी गरिमा होती है, ठीक है, मनुष्य जो है उसकी गरिमा होती है, और इसलिए ये जो गरिमा है ये कैसी है, बहुमूल्य है। आगे ये कहते हैं कि मनुष्य बाकी प्राणियों से अलग है और वह बहुमूल्य है अगर उसकी गरिमा, तो ऐसे में न्यूनतम ही सही पर न्यूनतम जो मनुष्य है, न्यूनतम मनुष्य की भी गरिमा है, न्यूनतम मनुष्य की भी गरिमा है। तो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ आप कितना भी उसकी आप गरिमा को हर्ट करेंगे, है ना, कितना भी आप उसके सम्मान में कमी करेंगे, पर आप ये नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति है, वो एक मनुष्य है। दूसरी बात यहां पर ये कहते हैं, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हमारी सब बहुत रिस्पेक्ट करें। कभी कभी क्या सारे लोग हो सकता है सोचे कि भाई जहां से हम खड़े हो जाए वहां से लाइन शुरू हो जाए, काइंड ऑफ इस तरह की बातें, है ना। तो यहां पर ये बताओ कि अगर पहली बात हमने समझ ली कि मनुष्य की गरिमा है, दूसरी बात में ये कहा जा रहा है कांट के अधिकार जो है, कांट की जो अवधारणा है उसका एक मोरल कॉन्सेप्ट वह देते हैं, एक मोरल जो अवधारणा है वह देते हैं, नैतिक अवधारणा, और वह ये कहते हैं कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं हम वैसा ही व्यवहार दूसरों से भी करें। तो यहां पर कांट क्या कहते हैं कि अधिकारों की अवधारणा नैतिक होती है, और ये नैतिक अवधारणा कहती है कि हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा करना भी चाहिए, वैसा करना भी चाहिए। यहां पर ये कांट के द्वारा ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो कांट की थ्योरी में ये दोनों जो पॉइंट है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये कहते हैं कि हमें मनुष्य को स्वार्थ सिद्धि का जो साधन है वह नहीं समझना चाहिए, जैसे कि ये पेन है या फिर ये ब्लैक बोर्ड है या फिर बुक है, रिमोट है, तो हम मनुष्य को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। मनुष्य की गरिमा है, उसका मूल्य है, उसके अधिकार है, उसका आत्मसम्मान है, और नैतिक अवधारणा यही कहती है कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते वैसा ही दूसरे के लिए करें, और मनुष्य को स्वार्थ सिद्धि की जो पूर्ति है वो करना ना समझा जाए, क्योंकि मनुष्य एक वस्तु नहीं है, आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट, ये मानवीय गरिमा का कॉन्सेप्ट हो गया कांट का। तो कांट की जो थ्योरी है इसको गरिमा थ्योरी भी कहा जाता है ना, मानवीय गरिमा का सिद्धांत हो गया ये। तो मानवीय गरिमा खुद के लिए भी, और ये जो गरिमा है वह दूसरे के लिए भी, कि जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार करें, और व्यक्ति को वस्तु समझकर व्यवहार ना करें, व्यक्ति को वस्तु समझकर व्यवहार ना करें। क्लियर? चलिए आगे एक क्वेश्चन, मानवाधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। ऐसे अधिकारों को विश्व समुदाय गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी के लिए आवश्यक मानता है। मानवाधिकार मतलब ऐसे अधिकार जिसे पूरा विश्व समुदाय समझे कि गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। यह अवधारणा उन कानूनों को चुनौती देती है जो सामान्य अवसर और अधिकार से वंचित करें।
आज भी ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को परिभाषित करने के संघर्ष में लगे गए हैं। अच्छा, ये बताओ कि हमने दास प्रथा का उन्मूलन कर लिया, पर क्या सारे जो सोशल लेवल है, सामाजिक कुप्रथाएं वह खत्म हो गई? आज भी बहुत सारा जो संघर्ष है, आप देखेंगे कि सभी जगह लोकतंत्र नहीं है, सभी जगह जो है वह कोई ऐसा गवर्नमेंट का टाइप नहीं है कि लोगों को समान अधिकार मिल सके। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, 2015 के बाद वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया, तो वहां पर देखो क्या उनको राजनीतिक, अरे कहीं कहीं तो सामाजिक, ये तो राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक और जीवन से संबंधित अधिकार लोगों को नहीं दिए जाते। आपको देखकर लगता है कि बताओ उसको इतना भी राइट नहीं है कि वह भरपेट खाना अपनी मर्जी से खा सके। तब आपको चुभती है ये बातें कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, लोगों के जो अधिकार है वह होने चाहिए। हमें खुद भी इस बात को समझना चाहिए, है ना। तो अपने अधिकारों का प्रयोग करें, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। तो आज भी ऐसे समुदाय हैं जो आज भी इस चीज को लेकर संघर्षरत है कि मतलब अभी हमें पूरी तरह से अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वह पूरे वर्ल्ड लेवल पर सब मानते हैं उस चीज को, बट कितने समाज होंगे कि उस चीज को अप्लाई भी कर रखा है। समाज में हो सकता है एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, तो जो शोषित वर्ग है उसके अधिकार कहाँ चले गए? तब ऐसे में आज भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि अभी भी मानवता को परिभाषित करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, सभी जो है इसमें कथन सही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे कानूनी अधिकार और राजसत्ता। ठीक है, कानूनी अधिकार और राजसत्ता। चलिए देखो, कानूनी अधिकार और राजसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है, कानूनी अधिकार और राजसत्ता, हमारे मानवाधिकार कितने हमें मिलेंगे, किन अधिकारों को मान्यता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, किन्हें लागू किया जाएगा, इसकी सफलता की डिग्री कुछ चीज़ों पे निर्भर करती है। और इसकी सफलता की डिग्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है कानून की मान्यता, है ना। तो मानवाधिकारों की आप नैतिक अपील जितनी चाहे कर ले, पर उनकी सफलता की डिग्री किस बात पर निर्भर है कि सरकार और कानून जो है वह कितना समर्थन करते हैं आपके मानवाधिकार का। तो यहां पर हम देखते हैं कि मानवाधिकारों का आप बहुत अपील करो कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, सरकार दे तब तो लोगे। मानवाधिकारों की नैतिक अपील, ठीक है, जितनी चाहे कर लो, पर आपकी जो मानवाधिकारों की सफलता है ये किस पर निर्भर है? सफलता बहुत सी चीजों पर निर्भर है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सफलता निर्भर है सरकार व कानून पर। तो हमने इसके पहले देखा कि अधिकार जो है वह कुछ राइट्स किसे कहोगे? राइट्स एक तो जो सही हो वो राइट हो सकते हैं, मतलब जस्टिफाई होना चाहिए, जस्टिफाई हो, सही हो, वो आपके अधिकार कहे जा सकते हैं। सोसाइटी भी इसको रिकॉग्नाइज करे, समाज भी इस चीज को माने, उसे हम अधिकार कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लॉ है वह भी इसको सैंक्शन करे। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपस में मिलकर आपके जो राइट्स है वह बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने यही कहा कि मानवाधिकारों की नैतिक अपील आप चाहे जितना चिल्ला लो, पर इसकी फाइनली सफलता की जो डिग्री है वह इस कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर होती है। और उसमें एक वन ऑफ द महत्वपूर्ण जो रीजन और कारक हम हो सकता है वह सरकार व कानून उस चीज को मान्यता दे। ठीक है, अब देखो यहां पर कानूनी मान्यता की चूंकि बात हो गई, अब अगर कानूनी मान्यता की बात है तो ये देखो कि सरकार के द्वारा विभिन्न देशों में अलग अलग जो सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है? अपने संविधान में इन अधिकारों को लिख दिया है। अब संविधान में लिख दिया है, ठीक है, संविधान में अधिकारों को शामिल कर दिया, संविधान में अधिकारों को शामिल किया। और अगर संविधान में शामिल किया तो अब सरकार ऐसे कानून बनाएगी ताकि संविधान की रक्षा हो। तो ऐसे कानून बनाए जिससे ह्यूमन राइट्स जो है या अधिकार जो है इसकी रक्षा हो सके, है ना। आधुनिक देश इसी चीज का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है ना। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और यहाँ पर सरकार क्या करती है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बना है ना, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव के द्वारा, कि वह आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको वॉइड यानी शून्य घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इस बात को। मतलब आप कानूनों को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, उसका आधार होता है कि वह आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पर संविधान में अधिकारों को शामिल किया गया है ना, और ऐसे कानून बनाए गए ताकि मतलब एक बुनियादी मान्यता दी गई। इन अधिकारों को बुनियादी जो मान्यता है वह संविधान ने दी। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम अस्पृश्यता की बात करें। समटाइम्स कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं होती हैं, ये रीति रिवाज था एक तरीके से। आप देखोगे रिसेंटली एमपी में भी 2 घटनाएं आपको इस तरह की दिखाई देंगी, है ना, एक जाति को लेकर और एक धर्म को लेकर। तो यहाँ पर अस्पृश्यता जैसे जो सामाजिक रीति रिवाज फॉलो किए जाते थे, इनके चलते कुछ कुप्रथाएं थी। तो यहाँ पर अस्पृश्यता पर आप देखेंगे कि संविधान ने प्रतिबंध लगा दिया। संविधान ने क्या किया, आर्टिकल 17 संविधान ने प्रतिबंध लगा दिया, आर्टिकल 17, है ना। तो यहाँ पर संविधान में लोगों के अधिकार दिए गए और यहाँ पर जो समानता का अधिकार था उसको प्रायोरिटी दी गई कि सभी व्यक्ति जो है वह समान है। तो ऐसे में आप क्या नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ अस्पृश्यता जो है वह फॉलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिकार, अब आपका समानता का अधिकार हो गया ना, ऐसे में हम क्या कहेंगे, अधिकार ऐसे दावों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राज्य ने मान्यता दी हो, जिसे राज्य ने मान्यता दी हो। क्लियर? आगे देखो, तो अधिकतर मामलों में जो अधिकार है वह राज्य से किए गए दावे हैं। इस बात को हम और समझते हैं ना। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए दावे हैं, सरकार से किए दावे हैं, राज्य से किए दावे हैं, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें जैसे कि शिक्षा का अधिकार, लेकिन ये जो शिक्षा का अधिकार है केवल राज्य दे दे तो आप मानोगे थोड़ी। आपको पता है कि शिक्षा जो है वह व्यक्ति के विकास में बहुत योगदान देती है। ठीक है, तो इसलिए हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर समाज भी इसके महत्व को समझता है, तभी इस अधिकार को लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर समाज इसको गलत समझेगा, जैसे कि हम समलैंगिक विवाह या होमोसेक्सुअलिटी जैसे जो मुद्दे इसकी बात कर ले कि सरकार ने मान्यता दे दी पर हम आप मान्यता देंगे, समाज उस चीज को मान्यता नहीं दे रहा, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पर आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं, नहीं मानना तो नहीं मानना। तो ये कानूनी मान्यता जरूरी नहीं कि सामाजिक स्वीकृति भी धारण कर ले। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि शिक्षा का अधिकार, तो समाज ने शिक्षा का महत्व जाना, समाज ने शिक्षा का महत्व जाना कि व्यक्तित्व के विकास में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन का, शिक्षा का। शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति चीजों को नहीं समझ सकता, लॉजिक तरीके से नहीं सोच सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। तो ऐसे में शिक्षा का अधिकार ऐसा अधिकार आपने राज्य से भी मांगा और यहाँ पर समाज ने भी उसका महत्व जो है वह समझा। तो अधिकार क्या है कि राज्य को वैधानिक। अब नेक्स्ट देखो कि जो अधिकार है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार राज्य को वैधानिक कर्तव्य भी सौंपता है। अब देखो ये क्या बात हुई, इसको भी समझते हैं। वैधानिक जो कर्तव्य है, वैधानिक दायित्व देता है। ठीक है, अब जैसे या फिर अधिकार जो है ये निर्देश है राज्य के लिए, अधिकार निर्देश है कि राज्य क्या करेगा क्या नहीं, क्या करेगा क्या नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली अधिकार जो है वह निर्देश है।
तो यहाँ पर ये पहला हमने समझा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा, ये तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर देखा है ना कि अधिकार वैधानिक दायित्व देता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं राइट टू लाइफ का, जीवन का अधिकार। अब मान लीजिए कि आपको आपके जीवन को किसी व्यक्ति से खतरा है, तब ऐसे में राज्य का यह दायित्व है कि वह आपके जीवन के अधिकार की रक्षा करे, वह आपके जीवन के अधिकार की रक्षा करे, ऐसा राज्य का दायित्व है, वैधानिक दायित्व है, तो राज्य यहां पर ये करेगा। अब क्या नहीं करेगा वाला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो जो भी ऐसे लॉ बनेंगे, जो भी ऐसी नीतियां बनेंगी जो व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करेंगी, नेगेटिव रूप से प्रभावित करेंगी या उनके अधिकारों को कम करेंगी, तो राज्य को वहां रुकना होगा, तब राज्य को वहां रुकना होगा। इसका मतलब क्या है कि क्या करेगा राज्य और क्या नहीं करेगा, इस बात का निर्धारण भी अधिकार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार जो है वह एक निर्देश दे रहा है। अब देखो कि यहां पर पर्यावरण के अधिकार की हम बात करें, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारे ह्यूमन राइट हो गया ना, पर्यावरण का अधिकार तो ना केवल लॉ बनाएगा बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी नीतियां और कानून बनाने के लिए अब जो राज्य पे बाध्य हो गया, ठीक है, बाइंडिंग हो गया उस पर। अब आगे हमने देखा कि राज्य जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे, यह कॉन्सेप्ट है अधिकारों का। पढ़ो जरा इसको, स्टेटमेंट को पढ़ो जरा। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राजसत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्रवाई को जायज ठहराना होगा और गिरफ्तारी के पहले वारंट दिखाना होगा। ये जो कथन है, ये जो सेंटेंस है, वह किस एक सेंटेंस से, किस एक वाक्य से मेल खा रहा है, बताओ जरा। अधिकार राज्य को कुछ कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व दे रहा है। क्या इससे ये निकल के आ रहा है निष्कर्ष, जनता के कल्याण के लिए राज्य कार्य कर रहा है। इस प्रकार मेरे अधिकार राजसत्ता पर अंकुश लगाते हैं। इस प्रकार मेरे अधिकार राजसत्ता पर अंकुश लगाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है या फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात की गई है और अगर आपको इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो आपको इस कार्रवाई को जायज ठहराना होगा, वारंट दिखाना होगा। तो यहां पर ये क्या हो गया कि राजसत्ता पर क्या हो गया, अंकुश लग गया, है ना। तो ये वाक्य कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि इस तरह से इसका निष्कर्ष है, समझ गए इस बात को। अब हम बात करते हैं अधिकारों के प्रकार की, है ना, कि जो ये अधिकार है वह कितने प्रकार के हो सकते हैं। अधिकारों के प्रकार की हम यहां पर बात करते हैं। देखो, टाइप ऑफ राइट्स, अधिकारों के प्रकार। फर्स्ट है इसमें राजनीतिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र ये कहता है कि राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र ये कहता है कि आखिर ये बताता है कि राजनीतिक अधिकार क्यों चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक तो हमने देखा अधिकारों के प्रकार में पॉलिटिकल, फर्स्ट क्या है, हम पॉलिटिकल राजनीतिक की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये जरूरी क्यों है, राजनीतिक अधिकार क्यों जरूरी है। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है, राज्य और व्यक्ति के बीच में, कि हम किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक अगर कह रहे हैं तो नागरिक शब्द के बीच में जानते हो संबंध किस चीज का है, राजनीतिक संबंध है। ठीक है, और अगर आपको एक व्यक्ति के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आप राज्य में भागीदारी कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम राइट टू वोट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल क्या है, राइट टू वोट, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, ये आपकी सरकार में जो भागीदारी है उसको बढ़ाएगा। तो कानून के सामने बराबरी हो और
सरकार में भागीदारी हो, इसके लिए आपके पास राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। तो राजनीतिक अधिकार क्यों जरूरी है? या फिर ऐसे अधिकार जो कानून के सामने बराबरी का कॉन्सेप्ट रखें, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं और राज्य के निर्णयों में भागीदारी हो सके, है ना, राज्य में भागीदारी हो सके। तो इसके लिए आपको सामाजिक अधिकार चाहिए, सांस्कृतिक अधिकार चाहिए, या फिर राजनीतिक अधिकार चाहिए? डेफिनेटली पॉलिटिकल राइट्स की हमें जरूरत होती है ना। क्लियर है इतना? पहली बात क्लियर है, जैसे कि राइट टू वोट है। इसके अलावा जैसे कि हम देखें चुनाव लड़ने और भी जो आप सोच सकते हैं भागीदारी से संबंधित, चाहे हम चुनाव लड़ने की बात करें, राजनीतिक पार्टियां बनाने की बात करें, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां बनाना, भाषण देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने असहमति को बताना, न्यायिक जांच, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, ये सारे अधिकार कुछ ऐसे हैं। क्लियर? तो ये अधिकारों के प्रकार में एक हमने पॉलिटिकल बात की। अब दूसरा देखो, आजकल की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वह सांस्कृतिक अधिकारों की भी बात करती हैं। आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक सुरक्षा व अधिकार की बात भी रखती है ना। केवल राजनीतिक नहीं बल्कि यहाँ पर कल्चरल जो राइट्स हैं वह भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा, जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार, भाषा को प्रमोट करना, ठीक है, भाषा को प्रचारित करने का अधिकार, ये भी आपके पास है। आप देखेंगे कि ये जो सांस्कृतिक अधिकारों की सूची है ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात तो यूनिवर्सल हो गई भाई सभी चीज़ों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सभी देशों के लिए एक तरीके से, कि सभी देशों में जो ह्यूमन राइट्स है इनकी जो सूची है वह क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखना है कि हमने देखा, अच्छा यहाँ पर हम राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे थे। तो बच्चों याद रखना, राजनीतिक भागीदारी के लिए जरूरी होता है कि व्यक्ति के पास बुनियादी अधिकार भी हों। राजनीतिक भागीदारी के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए बुनियादी अधिकार होने चाहिए, बुनियादी अधिकार हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखें राजनीतिक भागीदारी के लिए क्या क्या बुनियादी अधिकार, जैसे कि आवास, जैसे कि सुरक्षा, जैसे कि भोजन, है ना, जैसे कि आवास, सुरक्षा, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य। अब आप ये कहो कि एक जो भिखारी है जो भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहा है वो आपसे राइट टू वोट की डिमांड नहीं करेगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को, है ना, अगर हम ये देखें कि आपको राजनीतिक भागीदारी अगर किसी व्यक्ति की चाहिए, जैसे कि एक व्यक्ति जो परेशान है, वो उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है राजनीति में, क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में देखो कि राजनीतिक भागीदारी के लिए बहुत जरूरी होता है कि सरकार पहले क्या करे, लोगों को एटलीस्ट बुनियादी चीजें तो दे दे ताकि वह अपना भरण पोषण कर सके, है ना। उसकी जैसे कि कहा जाता है कि भूखे पेट जो है वह भजन नहीं किया जा सकता। तो अध्यात्म की तरफ वही व्यक्ति जा सकता है जिसका पेट भरा हो, जो वंचनाओं का शिकार ना हो। कहते हैं कि भूखे को सपने भी रोटी के आते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर बुनियादी अधिकार अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन की बात नहीं करोगे। एक गरीब व्यक्ति एजुकेशन की बात क्यों नहीं करता, एक गरीब व्यक्ति बाकी चर्चाएं क्यों नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको जो
सबसे पहले जो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है वह किस चीज की है कि उसको राशन मुहैया करा दे सरकार, है ना। वो राशन में खुश है, उसको शिक्षा की जरूरत नहीं है। अगर हम ये देखें कि जो बालिकाएं हैं, है ना, जो किशोरी लड़कियां हैं, अगर 13-14 साल की जो बच्चियां हैं वो घरों में रहती हैं, वो घर के बाहर नहीं जा पा रही, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही। जो गरीब लोग हैं उसमें आपको ये परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है, और उसके पीछे कारण भी यही है कि अगर वहां पर वो माँ बाप उनके जो है वह दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो घर में बाकी बच्चों को देखने के लिए, टेक केयर के लिए जरूरत है, सरकार मिड डे मील जैसी स्कीम लेके आती है कि आप बच्चों को स्कूल में भेज दो। इससे दो काम हो जाएंगे, सरकार क्या करेगी, कुपोषण से भी लोगों को बचाएगी, है ना, पोषण भी देगी, और शिक्षा का भी नामांकन बढ़ जाएगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि बुनियादी अधिकार, देखो ये बहुत बड़ी लाइन है अपने आप में कि राजनीतिक भागीदारी के लिए आपकी बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी अधिकार हैं, पहले वो पूरे हो जाने चाहिए, तभी जाके आप राजनीतिक जो भागीदारी है वह कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शालीन जीवन यापन के लिए आप डिग्निटी के साथ जी पाओ, डिग्निफाइड तरीके से जी पाओ, तो जो भी आपके शालीन जीवन यापन के लिए जो भी न्याय उचित दावे हैं वो अधिकार हैं। न्याय उचित दावे अधिकार हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये यहां पर हमने अधिकारों के प्रकार की जो बात है वह कर ली। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचता है, चलो मैं साइड हो रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट हमारा एक और टॉपिक बचता है जो कि है अधिकार व जिम्मेदारियां। ठीक है, और अधिकार व जिम्मेदारियां में हमें 4 पॉइंट जो है वह पढ़ने हैं। समझ में आया आपको ये? चलो आप एक क्वेश्चन बताओ पहले। राजनीतिक अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित करना, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना। स्पेशली पॉलिटिकल राइट के बारे में पूछा है, क्या आंसर होगा इसका? लोगों के कल्याण की हिफाजत करना डेफिनेटली राजनीतिक अधिकारों का उद्देश्य हो गया। सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका लोगों को मिल जाए, ये पॉलिटिकल राइट ही तो है कि आपको राइट टू वोट है, या पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हो, आपको भाषण की स्वतंत्रता है। भाषण की स्वतंत्रता है, हेट स्पीच का अधिकार नहीं है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना डेफिनेटली, लेकिन आपको लिखा है आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये अलग से अधिकार है, ये इसमें हम नहीं मानते, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा? सही विकल्प, केवल एक सही है? नहीं, एक से ज्यादा सही है, 2 सही है, कोई 3 सही है। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट होगा। क्लियर? अब हम देखेंगे लास्ट, अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए। अधिकारों का दावा हमें बाध्य करता है कि हम केवल अपने अधिकारों का हित सोचें। आप केवल अपने निजी हित को सोचें, आप केवल अपनी स्वतंत्रता की बात करें। आप कहें कि मैं एक ऐसे जो इंपॉर्टेंट चौराहा है उस पर बैठ के हड़ताल करूंगा, लोगों का जो आवाजाही वह बंद कर देंगे। कि आप अगर ये सोचो कि केवल आपकी कम्युनिटी के लिए ऐसा हो जाए और बाकी कुछ 100 लोगों के लिए कुछ लाख लोग या 1000 लोग परेशान रहे, तो ये सही बात नहीं है। तो क्या अधिकारों का दावा आपको ये बात करता है कि आप केवल और केवल केवल अपने बारे में सोचें, या आप समुदाय के बारे में भी सोचें, समाज के बारे में भी सोचें? तो अधिकारों की जो व्याख्या है वो इतनी ज्यादा निजी रूप से तो सही नहीं है ना। तो अधिकार का दावा हमें इस बात के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं करेगा कि हम केवल अपने अधिकार के सोचें, बल्कि हमें यह बाध्य करता है कि एक जो व्यक्ति है वो अपने सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति का समाज से संबंध और जो सार्वजनिक जीवन है इससे संबंध है ना। तो यहां पर अधिकारों की परिभाषा केवल निजी नहीं हो सकती, अधिकारों की परिभाषा केवल निजी नहीं हो सकती, है ना। तो यहां पर इन दोनों का जो संबंध है ये निर्धारित करेगा कि आपके अधिकार क्या होंगे। तो आपको अधिकार बाध्य कर रहा है कि अगर आपकी स्वतंत्रता है तो सामने वाले की भी है। वही कांट की गरिमा का जो सिद्धांत है वो याद रखो। क्या कहा जाता है उसमें? कांट क्या कह रहे हैं? मानवीय गरिमा के बारे में कांट कहते हैं
कि हम जिस तरह का व्यवहार अपने लिए चाहते हैं उसी तरह का हमें दूसरे के लिए भी करना है। अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं, बिल्कुल करूं, बिल्कुल ये अपेक्षा करते हैं, अधिकार यही चाहते हैं। अधिकारों का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मेरी स्वतंत्रता वहां खत्म होगी जहां से तुम्हारी स्वतंत्रता या दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह शुरू हो जाएगी। नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए प्रतिबंधों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि नागरिकों पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स पर वह अनरीजनेबल हो, वह उचित ना हो। अगर मान लीजिए उचित ना हो और किसी को भी गिरफ्तार करने का आदेश जो है वह गवर्नमेंट दे दे, जैसे कि अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट में क्या किया गया था, काला कानून कहा गया था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की, अगर प्रतिबंध नागरिक अधिकारों पर लग रहे कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उनका आवागमन, हर एक चीज बाधित कर दे रहे हो, तब ऐसे में व्यक्तियों को एक लोकतंत्र में अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहना होता है। जैसे कि बार बार इंटरनेट जो है वह शट डाउन हो रहा था, तो आप देखोगे कि विश्व स्तर पर भारत की जो छवि है वह अभिव्यक्ति को लेकर खराब हो गई थी कि भारत जो है फ्रीडम ही नहीं देता बोलने की। क्यों? क्योंकि इंटरनेट को बार बार ऑफ कर देता है, शट डाउन कर देता है। और इंटरनेट जो शट डाउन का जो एक इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग जो है काफी नीचे कर दी थी कि कश्मीर में या फिर कहीं भी इस तरह के अगर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो वहां पर इंटरनेट जो है वह बंद कर दो, ताकि इस तरह के जो वीडियोस हैं, जो इस तरह के मैसेजेस हैं, उनका आना जाना ना हो पाए, रोक दो उस चीज को। तो यहाँ पर ऐसे प्रतिबंध नागरिकों के ऊपर अगर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, आप किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंतर्गत अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तब आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, है ना, अगर वह निवारक नजरबंदी नहीं है तो। क्लियर? तो इसमें क्या सही होगा? एक तो गलत हो गया, कोई दो सही है। क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन आपको लिखना है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार के में अंतर बताना है और हर प्रकार के अधिकार का आपको उदाहरण भी देना है। कर लेंगे ये क्वेश्चन? चलिए अगला प्रश्न है, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ अंकुश लगाते हैं, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आइए लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं, अधिकार व जिम्मेदारियां। समझ में आया? रीडिंग आपको करनी है, याद रखना, अधिकार व जिम्मेदारियां। अच्छा ये बताओ, सामान्य रूप से ये बताओ, एक निबंध ऐसे का एक टॉपिक है, यूपीएससी ने पूछा हुआ था, अधिकारों के बिना कर्तव्य, अधिकारों के बिना कर्तव्य उदासीन हो जाते हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्य उदासीन हो जाते हैं और बिना कर्तव्य के अधिकार निरंकुश हो जाते हैं। लिखेंगे इस टॉपिक को, कोशिश कीजिएगा लिखने की, ठीक है, ज्यादा नहीं, 200 वर्ड्स में लिखिएगा। देखो, अधिकारों के बिना कर्तव्य, मान लो किसी व्यक्ति को केवल कर्तव्य दिए गए हैं, उसको कोई राइट नहीं दिया गया कि वह उस चीज को ठीक करे, वो कब तक उस कर्तव्य को निभाएगा? वो उस चीज के लिए, अपनी उस जिम्मेदारी के लिए उदासीन सा महसूस करने लगेगा, उसमें कोई जो तेज है या खुशी है उस चीज को लेके नहीं होगी, है ना। वही उल्टा आप ये कंडीशन अपने घर में देख सकते हैं कि जैसे आपके घर में जो छोटे भाई बहन है, कोई कर्तव्य नहीं है, उनके केवल और केवल अधिकार होते हैं, और आपने उनका जो एक निरंकुश सा, जो आप देखेंगे कि ज्यादातर, सभी तो नहीं कह सकती, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, हो सकता है किसी के छोटे भाई बहन भी अच्छे हों, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि मान लीजिए मेरे जो छोटे भाई बहन है, अगर उन्होंने केवल अपने कर्तव्य नहीं देखे, केवल और केवल अधिकारों की बात करें, तो एक अजीब सा उनमें मनमानापन, एक निरंकुशता सी दिखाई देती।
तो यहाँ पर अधिकारों अगर अधिकार दिए जाएं तो कर्तव्य दिए जाए, और कर्तव्य हो तो अधिकार भी हो। मतलब अधिकार और जिम्मेदारियां जो है वह एक दूसरे की पूरक हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते हैं उन्हें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो पहले अपने कर्तव्य ठीक से निभाओ। हमारा संविधान क्या कहता है, इसमें ये सारी बातें लिखो, सामाजिक उदाहरण भी दो, है ना, महात्मा गांधी का भी उदाहरण दो, संविधान से जोड़ो, जो जो चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे लिखने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों यही होता है कि आप इसको पहले संवैधानिक पक्ष से जोड़ लो, आप सामाजिक पक्ष से जोड़ लो, आप सांस्कृतिक पक्ष से जोड़ लो, है ना। आप अपने दैनिक दिनचर्या में, रोजमर्रा में अगर इस तरह की कंडीशंस कुछ दिख रहे हैं तो उनसे जोड़ लो। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, क्या बता रही थी मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कि अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान जहां अधिकार आपको देता है वहां पर पार्ट 4A मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था करता है। आप कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। और यहाँ पर और ये जो कर्तव्य और अधिकार है, एक तरीके से हमें अगर अधिकार हम सरकार से मांगते हैं, राज्य से मांगते हैं, तो राज्य की संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि दंगों में रेल की पटरियां जो है वो उखाड़ देते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या है, इस तरह की कि जो ये आपके एक्ट है ये बता रहे हैं कि आपको इस संपत्ति से कोई लगाव नहीं है, है ना। आप देखें कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए थे कि अब जिसने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी जो संपत्ति वह बेचकर हम, तो इस तरह के जो लॉ है वह भी लाए जा सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ अधिकार व जिम्मेदारियों में फर्स्ट है इसमें कि ना केवल राज्य की जिम्मेदारी है, अधिकारों की जिम्मेदारी ना केवल राज्य की है, ना केवल राज्य बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सभी की जिम्मेदारी जिसमें होती है। देखो कैसे, ना केवल राज्य बल्कि सभी की जिम्मेदारी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखें, टिकाऊ पर्यावरण, समावेशी विकास टाइप, है ना। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जो जिम्मेदारी है, अगर आप कहते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण का आपका अधिकार है, तो थोड़ा सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में आपका भी तो योगदान होना चाहिए, है ना। कल मैं स्कूटी से जा रही थी तो कुछ लोगों ने कार से जस्ट ऐसे ही जो कचरा और बॉटल वगैरह थी वो सब फेंक दिया। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर आप ये सोचते हो कि साफ सफाई जो है वह होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ कर्तव्य तो आपके भी बनते हैं। तो यहाँ पर टिकाऊ पर्यावरण अगर आप सभी चाहते हैं, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की बात करते हैं, तो थोड़ी सी तो आपको भी जिम्मेदारी जो है उसको निभाना होगा ना। तो यहाँ पर केवल हम अधिकारों की बात नहीं कर सकते, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो कि सभी की होनी चाहिए। तो यहाँ पर राज्य इसके लिए कानून बनाए, ठीक है, राज्य जो है वह कानून बना रहा है, लेकिन चूंकि सभी के लिए यह जरूरी है, टिकाऊ पर्यावरण सभी के हित में है, इसलिए हम सभी को भी ख्याल रखना चाहिए, सभी के हित में है, सभी का भला इससे होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम वायु और ये प्रदूषण ना करें, जल प्रदूषण। अब देखो सेकंड, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कुछ अधिकार ना केवल राज्य बल्कि सभी की जिम्मेदारी होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सभी लोगों का जो हित है वह जुड़ा होता है। दूसरी बात है कि अन्य लोगों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, अन्य लोगों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल्फी, फोटो। अगर आप ये सोचो कि आपने किसी की फोटो जो है वह गलत तरीके से खींच ली, तब आप क्या करोगे? और आप कहोगे कि नहीं मुझे तो इंटरनेट पर डालनी है, तब उस व्यक्ति की प्राइवेसी कहाँ जाएगी? तो यहाँ पर ना केवल आपके अधिकार हैं बल्कि दूसरे के भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कपड़े पहनने की स्वतंत्रता अपने तरीके की हो, कपड़े पहनने की, अपने पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, तो आप दूसरे का भी सम्मान कीजिए। आप हिजाब मुद्दा देखेंगे कि हिजाब का जो विवाद है वह चल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हिंदू धर्म उसको गलत माने या फिर मुस्लिम धर्म के द्वारा हिंदुओं का किसी एक प्रथा को या किसी एक सामाजिक परंपरा को, जैसे कि हिजाब डाल के कोई कह रहा है कि घूंघट डालना गलत है,
या घूंघट की आड़ से कोई कह रहा है कि हिजाब डालना गलत है, हिजाब पहनना गलत है। तो आप देखो दोनों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद एक पहन रहा है, दूसरे को आपत्ति है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति या फिर अपने अधिकारों के साथ दूसरों के जो अधिकार है उसमें भी हस्तक्षेप ना करें। अगर हम ये सोचते हैं कि ये अधिकारी स्वतंत्रता मेरी है, तो वो ठीक वही स्वतंत्रता आप दूसरे को भी दें, उसमें भी आप हस्तक्षेप अनावश्यक ना करें। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि टकराव की स्थिति में एक बात और यहां पर हम साथ साथ समझ गए, तीसरा जो पॉइंट है, टकराव की स्थिति में अधिकारों को संतुलित कर लेना। टकराव की स्थिति में कोई एग्जाम्पल हमने ऐसा देखा टकराव की स्थिति जहां हो गई हो? टकराव की स्थिति में अपने अधिकारों को संतुलित कर लेना। जहां दूसरे की प्राइवेसी भंग हो रही है, मत डालो उसकी फोटो इंटरनेट पर। अपने अधिकारों को सीमित कर लेना। चौथी और अंतिम बात है, इसका उदाहरण क्या हो गया? यही फोटो वाला उदाहरण। चौथी और अंतिम बात इसमें यह है बच्चों, फ्रेंड्स, कि नागरिकों को अपने अधिकारों पर प्रतिबंधों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चाहे इंटरनेट हो, जो एग्जाम्पल्स हम पहले देख चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता को अगर बांध दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, आपने उसकी सुनवाई नहीं की, आपको कई तरह से जो एक्ट है उसमें फंसा दिया गया, तब यहाँ पर सरकार निरंकुश ना हो, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, है ना, कि कौन से प्रतिबंध उचित है और कौन से जो प्रतिबंध है वह अनुचित है। ठीक है, जैसे कि क्या केवल संदेह के आधार पर लोगों के फोन टैप करने के लिए, लोगों के संदेश पढ़ने के लिए, व्हाट्सएप चैट पढ़ने के लिए सरकार को क्या अनुमति होनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि अधिकार जो है वह क्या है। अधिकार कभी अपने आप में सर्वोच्च नहीं हो सकते। अधिकार हमेशा दूसरे के अधिकारों के सम्मान के साथ ही अपने अधिकार जो है वह आते हैं। और यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को चौकस रहना चाहिए कि सरकार उन पर क्या जो प्रतिबंध है वह लगा रही है। तो हमने देखा कि अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या कहता है। ठीक है, अधिकार कहां से आते हैं, अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार और सत्ता के बीच का रिलेशन क्या है, अधिकारों के प्रकार और जिम्मेदारियों की हमने बात की। हमने देखा कि अधिकार जो है वह आखिर है क्या। एक ऐसे दावे हैं जो एक व्यक्ति अपने समाज लोगों से करता है, समाज उस चीज को मान्यता है और जो सरकार है वह उस चीज को, लॉ जो है वह उसको सैंक्शन करेगा, है ना। हम देखेंगे कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते ये जो अधिकार है वह मिलने चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राकृतिक अधिकारों का अवधारणा है ना ये, तो कि ईश्वर प्रदत्त है। अधिकार कहाँ से आते हैं? ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन हम आज इस अवधारणा को नहीं मान पाते, हमें लगता है ह्यूमन राइट्स है। गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जो जरूरी है वो हमारे अधिकार है, बुनियादी अधिकार हमें मिलने चाहिए ताकि हमारी अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हो सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकारों की दावेदारी हमारी बेहतरी के लिए है ना। जैसे कि राइट टू एजुकेशन पर आप कहें कि राइट टू स्मोकिंग, सो स्मोकिंग आपका क्लेम नहीं कर सकते आप एक राइट के रूप में। हमने देखा अधिकार क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन देखा। आई होप आपको मेंस और पीटी के क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट को तीनों तरीके से समझा कि हमने उसे नोट्स मेकिंग भी की, ठीक है, समझते भी गए, मेंस का क्वेश्चन भी देख लिया, पीटी का भी क्वेश्चन देख लिया। अधिकार कहाँ से आते हैं? हमने देखा कि अगर हम शुरुआती कॉन्सेप्ट देखें तो 17वीं 18वीं शताब्दी का जो कॉन्सेप्ट है वह कुछ नेचुरल राइट्स की बात करता था। लेकिन आज हम नेचुरल राइट्स को जो है वह अनएक्सेप्टेबल टाइप मानते हैं। नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट कहता है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और अगर ईश्वर दे रहा है तो वही छीन सकता है। राजा महाराजा, शासक, सरकार, सत्ता कभी इसको कम नहीं कर सकती। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ऐसे अधिकार है जो कि नेचुरल राइट का हिस्सा माने गए। बाकी अधिकार जो है इन्हीं अधिकारों से निकल कर आए।
मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि आज हम अगर नेचुरल राइट्स को अनएक्सेप्टेबल करते हैं तो हम ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम मान रहे हैं। यूएन घोषणा पत्र क्या कहता है कि गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जो जरूरी है वो अधिकार होने चाहिए। सार्वभौमिक मानवाधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि ऐसे कानूनों को चैलेंज किया जाना चाहिए जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज को डिनाई कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट है ना। क्लियर। चलिए आगे हमने देखा कांट की अवधारणा जो कि मानवीय गरिमा से संबंधित है। कहा कि प्रत्येक चीज की या तो कीमत है या तो गरिमा है, कीमत को फिर भी रिप्लेस कर दो, गरिमा को नहीं हटा सकते। चूंकि मनुष्य की गरिमा है इसलिए वह बहुमूल्य है, और मनुष्य की गरिमा बहुमूल्य है तो आप उसे उसकी कीमत नहीं लगा सकते, है ना। तो और साथ में इसमें यह कहा कि कोई भी मनुष्य जो है वह न्यूनतम ही मनुष्य हो तब भी उसकी एक गरिमा है, एक डिग्निटी है, आपको उसको सम्मान का व्यवहार करना है। और नैतिक अवधारणा ये कहती है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। कानूनी अधिकार और राजसत्ता में हमने देखा कि मानवाधिकारों की चाहे जितनी नैतिक अपील आप कर लो, लेकिन जब तक सरकार के द्वारा कानून के द्वारा इसको नहीं बता दिया जाता, मान्यता नहीं दी जाती, तब तक इसकी सफलता नहीं हो सकती। आधुनिक देशों ने संविधान में अधिकारों को शामिल किया, कानून ऐसे बनाए, है ना, ताकि समानता और अधिकार दिए जा सके। जैसे कि एक सामाजिक कुप्रथा अस्पृश्यता की हमने बात की। तो अधिकार क्या है? राज्य जिसको मान्यता दे दे, है ना, समाज स्वीकृति दे दे और राज्य मान्यता दे दे, उसको हम एज अधिकार कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए राज्य क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका एक निर्देश है अधिकार। अधिकारों के प्रकार में हमने पॉलिटिकल राइट, सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कई तरीके के अधिकार हो सकते हैं की चर्चा की। और अधिकार व जिम्मेदारियां देखें। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं, इस क्वेश्चंस को आपको लिखना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और आगे आप थोड़ा सा केयरफुली तरीके से अपने जो राइट्स है वह मांग पाएंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।